नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है आरक्षण, यानी कि रिजर्वेशन। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और न केवल ये मुद्दा महत्वपूर्ण है बल्कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा भी है। तो मैं आपको पहले ही बताने देना चाहता हूँ कि ये जितना भी चीज़ें हैं, मैं जो रिसर्च करके लेकर के आया हूँ आपके लिए, ये चीज़ें जो मार्केट में है वही है। मेरा ना मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ, ना मैं आरक्षण के विपक्ष में हूँ, है ना। मैं एक स्वतंत्र सोच रखता हूँ आरक्षण के मामले में। और आज हम इस क्लास का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, जिसके कारण जो आरक्षण की व्यवस्था है वो एक बार फिर से किस में आ गई है, विवादों में आ गई है। तो आज हम सारी बात करेंगे आरक्षण के बारे में कि आरक्षण क्या है, आरक्षण कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे आरक्षण डेवलप हुआ, किस तरह से अंग्रेज़ों ने आरक्षण की आड़ में हिंदू मुसलमानों को और आपस में किस तरह से हम लोगों को लड़वाने का प्रयास किया, और यही जो आरक्षण जो विरासत के रूप में था वो किस तरह से देश की आज़ादी के बाद में जब इसकी ज़रूरत पड़ी तो संविधानविदों ने जब संविधान बनाया उस समय गंभीरता से इस विषय पर सोच विचार किया और आरक्षण की व्यवस्था भारत में लागू की गई। हालांकि आरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य था वो सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग थे, जो वंचित वर्ग थे, उनको ऊंचा उठाने के लिए किया गया था। और धीरे धीरे फिर इसकी हर 10 वर्ष में समीक्षा की गई और इसको धीरे धीरे क्या किया, आगे बढ़ाया गया। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से संविधान लागू होने के बाद क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, किस किस चीज़ में खाली केवल नौकरियों में ही आरक्षण है या कहीं और भी आरक्षण है, या आरक्षण किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से विकसित हुआ, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और इम्पोर्टेंटली हम बात करेंगे जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस मामले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो एक गंभीर मुद्दा है जो ना केवल जो आरक्षण चाहते हैं उनसे जुड़ा हुआ है, ये आरक्षण जो नहीं चाहते हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। किस तरह से एससी एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट अब जनरल कैंडिडेट की सीट पे नहीं जा सकेंगे, या जा सकेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हमारा जो मुद्दा है वो है आरक्षण, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या दिया है, निर्णय दिया है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल है, एक आम आदमी, ना केवल ये वीडियो जो है केवल पढ़ाई करने वालों के लिए बल्कि एक आम नागरिक के लिए भी है, जिसको समझना चाहिए कि आरक्षण एक्चुअल में क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आरक्षण शब्द है, ये जो आप शब्द देख रहे हैं आरक्षण, आ मतलब होता है कंप्लीट, रक्षण मतलब होता है रक्षा, यानी कि टोटल आपकी एक तरह से आपको प्रोटेक्ट करना, वही चीज़ क्या होती है, आरक्षण होती है। हिंदी में इसका मतलब होता है कि कंप्लीटली क्या करना, आपको प्रोटेक्ट करना, यानी कि जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं या जो सुविधाओं से दूर हैं उनके हितों की क्या करने के लिए आरक्षण लाया गया, उनके कंप्लीट हितों की रक्षा करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। अब हम बात करते हैं आरक्षण के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है वह है कि आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय, यानी कि पहली बात तो हम आरक्षण के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में दो भाग में बटेगी ये वीडियो। पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, आरक्षण के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, कहाँ से आरक्षण शुरू हुआ, और उसके बाद में जो मुख्य प्रावधान है वो क्या है, कितने टाइप का आरक्षण है भारत में अवेलेबल, और उसके बाद में लास्ट में हम बात करेंगे किसकी, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप ये जो इमेज मेरे सामने देख रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण इमेज है जहाँ पे आप देख सकते हैं एक जगह लिखा हुआ है इक्वलिटी, एक जगह लिखा हुआ है इक्विटी, और एक जगह लिखा हुआ है लिबरेशन। सामान्य भाषा में अगर इक्वलिटी को समझा जाए तो इसका मतलब है कि सभी को बराबर चीज़ उपलब्ध कराना, यानी कि समाज के जो संसाधन हैं उनको बराबर में बांट देना। तब ये नहीं देखना कि किसके पास कम संसाधन है, किसके पास ज़्यादा संसाधन है। आप देख सकते हैं सामने एक दीवार है और ये समाज के अलग अलग वर्ग हैं। थोड़ा जो पहले से ही क्या है, ऑलरेडी ये क्या है, काफ़ी ऊंचाई में है समाज की एक जो संरचना है उसमें, एक मीडियम स्थिति में और एक काफ़ी नीची स्थिति में है। आप देखो इन तीनों को एक ही
ऊंचाई का क्या उपलब्ध कराया गया, बॉक्स उपलब्ध करवाया गया। यानी कि इक्वेलिटी से क्या है, समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो जो छोटा था वो तो अभी भी ये जो मैच चल रहा है इसको ये नहीं देख पा रहा है इस बॉक्स की वजह से। और इक्वेलिटी क्या बोलती है कि भाई तीनों को क्या मिलेगा, बराबर आकार का बॉक्स ही मिलेगा। इसी की जो डेवलप्ड थ्योरी थी वो बाद में क्या आई, इक्विटी के नाम से आई। यानी कि अब जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है उसको आपने कोई सपोर्ट नहीं किया, उसके बाद कम संसाधन है उसको कम सपोर्ट किया और जिसके बाद सबसे कम संसाधन है उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। तो देखो इस तरह से क्या आ गई, समाज में इक्विटी आई, है ना। जिसके पास था उसको नहीं दिया, जिसके पास सबसे कम था उसको सबसे ज़्यादा दिया गया। और लास्ट चीज़ जो होती है, जो इसका जो तीसरा फेज होता है वो होता है लिबरेशन। यानी कि इस तरह की कोई दीवार हो ही नहीं, यानी समाज में किसी भी तरह के बैरियर्स उपलब्ध ही नहीं हो, सभी लोग समान रूप से रहें, कोई किसी प्रकार की जैसे जो भेदभाव हो गया या किसी भी प्रकार की इनइक्वलिटी नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे हम, लिबरेशन। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है कि आरक्षण से संबंधित, कि आरक्षण देने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरह से समाज में आरक्षण के द्वारा क्या लिया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम आरक्षण के इतिहास के बारे में दोस्तों। तो जो आरक्षण है वो, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, हालांकि जो ये जो व्यवस्था है ये हमारे जो एंशंट इंडिया है, जो हमारा प्राचीन जो भारत है, तभी से हम ये व्यवस्था देखते हैं। लेकिन प्राचीन जो भारत था उस समय जो व्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी, जन्म पर आधारित थी। सॉरी, उस समय जो व्यवस्था थी वो किस पे थी, कर्म पर आधारित थी। यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसकी जो समाज में जो सामाजिक व्यवस्था में वो उसी रूप में ढल जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो सामाजिक व्यवस्था है इसका एक खराब रूप हमारे सामने आया और ये जो व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित नहीं होकर के किस पे आधारित हो गई, जन्म पर आधारित हो गई। और तब हमने समाज को 4 वर्गों में बांटा, जैसे ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और क्षुद्र वर्ग। इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया। और यही चीज़ आगे और खराब रूप में कब देखी गई, जब यह जो व्यवस्था है ये पूर्णतः जाति व्यवस्था और उपजाति व्यवस्था में बदल गई, जो कि गोत्र पर आधारित थी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें थी। अब बात करते हैं कि आरक्षण की जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ पहली बार कब देखी गई, तो 1902 में जो महाराष्ट्र में कोल्हापुर के एक महाराजा थे छत्रपति साहूजी महाराज, उन्होंने पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने और उनको प्रशासन में हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण को क्या किया, प्रारंभ किया। और एक अधिसूचना उन्होंने जारी की और भारत में दलित वर्ग के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला ये एक पहला सरकारी आदेश था। तो यहाँ से क्या होती है, शुरुआत होती है। उसके बाद आपको पता ही है कि 1909 में जो मार्ले मिंटो अधिनियम आया, उसके तहत क्या किया गया, अंग्रेजों के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली लागू की गई। यानी ये व्यवस्था की गई कि जो मुस्लिम व्यक्ति अगर है तो उसका जो चुनाव करेंगे, जो उस चुनाव में वोट डालेंगे, वो केवल मुस्लिम लोग ही वोट डाल सकते हैं। तो इसको क्या नाम दिया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। और ये 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा लाई गई। इसके पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य क्या था, इसके पीछे मूल उद्देश्य था हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाना। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये लोग मिल कर के लड़ेंगे तो देश को आज़ाद आसानी से करवा लेंगे। उसके बाद में आपको पता है कि 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया, जिसके तहत इस व्यवस्था को केवल हिंदू मुस्लिम के बीच नहीं बल्कि इसको क्या किया गया, दलितों के लिए भी इसको करने का प्रयास किया गया। और आपको पता है 1932 में जो कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत आया, जिसके लिए बाद में क्या किया, गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था पुणे की यरवदा जेल में। और उसके बाद में क्या हुआ था, उसके बाद में हुआ था पूना समझौता। तो इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज हम जो है टॉपिक को रिस्ट्रिक्ट करते हैं केवल आरक्षण पे। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो, एक तो चीज़ आपको ये एज ए जर्नल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पूरे भारत में एक समान नहीं है। केंद्रीय जो सेवाएं हैं या केंद्रीय जो शिक्षण संस्थान है उनमें आरक्षण फिक्स है कि किसको कितना % आरक्षण मिलेगा। लेकिन जो राज्य हैं, हर राज्य में आरक्षण की अलग अलग व्यवस्था आप देख सकते हैं, है ना। हरियाणा में जिस तरह से आप देखेंगे कि जो SC है उसको 20% आरक्षण है, ST को कोई आरक्षण है ही नहीं। जबकि OBC को कितना % आरक्षण है, 23%। और EWS को कितना % है, 10%।
तो इस तरह से अलग अलग व्यवस्था आप देख सकते हैं। आप अगर तमिलनाडु में देखेंगे तो अलग व्यवस्था है। तमिलनाडु में एससी के पास कितना परसेंट आरक्षण है? 18। और एसटी के पास कितना परसेंट आरक्षण है? 1%। और ओबीसी के पास कितना परसेंट आरक्षण है? 50%। और ये आरक्षण टोटल कितना परसेंट हो रहा है? 69%। आपको पता हो तो एक बार इंदिरा साहनी जो केस था 1992 का, उसमें जो आरक्षण की सीमा है वो 50% तय की गई थी। हालांकि तमिलनाडु के मामले में ये जो आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया था? 69% करके, और इसको किस में डाल दिया था? 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। यानी कि उसके ऊपर फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। 9वीं अनुसूची के बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर राज्य में जो है आरक्षण की व्यवस्था अलग अलग है। हर जैसे कहीं पे ऐसी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एससी है ही नहीं या एसटी है ही नहीं, तो वहाँ पे उनके लिए सीटें रिजर्व नहीं है। ठीक है, आगे चले। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया। अब भारत में कितने प्रकार के आरक्षण हैं ये आपको समझना चाहिए। हम लोगों को जनरली पता है कि केवल जो सरकारी नौकरी होती है उसमें आरक्षण होता है, जनरली हमें यही पता होती है चीज़। लेकिन एक्चुअल में आरक्षण के प्रकार क्या है? एक से अधिक है। तो सबसे पहला जो आरक्षण का प्रकार है वो है जाति आधारित आरक्षण, यानी कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। और ये कितना दिया गया है? ये जो एससी को दिया गया है वो 15% दिया गया है, और जो एसटी को दिया गया है वो 7.5% दिया गया है, और ओबीसी को कितना परसेंट दिया गया है? 27% दिया गया है। आगे ब्रैकेट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्रीमी लेयर को छोड़कर। अब ये क्रीमी लेयर क्या होती है इसके बारे में हम अगली कुछ स्लाइड्स में बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ रिजर्वेशन। अब ये जो ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया, ये आपको पता होगा कि एक मंडल आयोग बनाया गया था जिसकी रिपोर्ट के आधार पर क्या दिया गया? ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया। इसका जो आधार था वो क्या था? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। दो ही प्रकार का पिछड़ापन लिखा हुआ है हमारे जो संविधान है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको क्या दिया जा सकता है? आरक्षण। और उसी आधार पर किसको आरक्षण दिया गया? ओबीसी को। जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया था उसी समय जो जर्नल कास्ट है उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था, जिस प्रकार से अभी ईडब्ल्यूएस व्यवस्था लागू है, ऐसी व्यवस्था को तब भी लागू करने का प्रयास किया गया था। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस आधार पर खारिज कर दिया था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। हालांकि बाद में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या दिया गया? ईडब्ल्यूएस यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको कितना परसेंट आरक्षण दिया गया? 10%। तो पहला था जाति आधारित, पहला आरक्षण जो है वो कौन सा है? जाति आधारित आरक्षण। दूसरा हम देखते हैं, ये शायद स्लाइड रिपीट हो गई। दूसरा है, एक मिनट, हाँ, अब है लैंगिक आधार पर आरक्षण, यानी कि जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन। आपको पता है कि लैंगिक आधार पे भी हम आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। और पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ राज्यों में ये जो व्यवस्था है इसमें 50% तक भी आरक्षण दिया गया महिलाओं को। ये भी राज्यों के हिसाब से अलग अलग है। और ये किसके तहत किया गया? 73rd और 74th जो संविधान संशोधन थे उसके तहत ये आरक्षण की व्यवस्था की गई। कौन सी? लैंगिक आधार पर आरक्षण। और सबसे इम्पोर्टेंट, हाल ही में 2023 में एक अधिनियम लाया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसको क्या नाम दिया गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या नाम दिया गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इसके तहत क्या किया गया? महिलाओं के लिए लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में कितने परसेंट सीटें आरक्षित कर दी गई? 33% सीटें आरक्षित कर दी गई। और ये पहली बार कब लागू होगा? ये जब 2029 के जो चुनाव होंगे तब ये व्यवस्था लागू होगी। तो ये हो गया लैंगिक आधार पर आरक्षण। उसके अलावा हम देखते हैं कि शिक्षा और रोजगार में आरक्षण। अब आपको पता है शिक्षा में कुछ अलग प्रकार से रिजर्वेशन होता है और जो नौकरी होती है उसमें अलग प्रकार से रिजर्वेशन होता है। जैसे कि एक तो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन होता है, आपको पता है। और शैक्षणिक संस्थाएं जैसे कि आईआईटी हो गई, आईआईएम हो गई, या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, या मेडिकल कॉलेज हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, उनमें क्या होता है? एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को क्या दिया जाता है? आरक्षण
दिया जाता है। इसके साथ ही SC ST के लिए प्रमोशन में भी कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई SC ST का व्यक्ति है तो जब वो सरकारी नौकरी को ज्वाइन कर लेगा तो उसके बाद उसको प्रमोशन में भी क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके जो प्रावधान है उसके बारे में हम आगे प्रावधानों को भी देखेंगे। उसके साथ ही आगे एक व्यवस्था और की गई कि अगर कोई बैकलॉग होता है तो उस बैकलॉग को भी क्लियर किया जाएगा। किसके लिए? SC और ST के लिए। अब अगला जो आरक्षण का प्रकार है वो है क्षेत्रीय या स्थानीय आरक्षण। जैसे मैं उदाहरण दूं तो राजस्थान है जैसे हमारा, तो हमारे यहाँ सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण निश्चित किया गया है। तो इसी प्रकार से अलग अलग राज्य में जैसे स्टूडेंट्स के लिए या स्थानीय निवासियों के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि में क्या है, स्थानीय छात्रों के लिए कुछ प्रतिशत सीटें क्या होती है, आरक्षित कर दी जाती हैं। जनरली लगभग स्टेट में ऐसा होता है कि अपने स्टेट के बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती है। तो ये भी एक आरक्षण का प्रकार है। इसके बाद में अन्य विशेष आरक्षण, इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे एक आरक्षण की व्यवस्था होती है जिसको बोलते हैं हॉरिजेंटल आरक्षण या क्षैतिज आरक्षण, और एक जो होती है जो आरक्षण की व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। कौन सा रिजर्वेशन बोलते हैं? वर्टिकल रिजर्वेशन। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? जैसे जो PWD जो श्रेणी है, यानी कि जो दिव्यांग श्रेणी है, उनको कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 4% आरक्षण दिया गया है। ये भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। इसमें कुछ राज्य होते हैं जो अधिक देते हैं, कुछ राज्य होते हैं जो कम आरक्षण देते हैं। उसी प्रकार से जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी कुछ नौकरियों में क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए क्या है कि राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान में जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको जो ग्रुप A की सर्विसेज हैं, ग्रुप A की सर्विस है उसमें 5% आरक्षण दिया गया है, और जो ग्रुप B और C की सर्विसेज हैं, B और C, उसमें इनको कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? 12.5% आरक्षण दिया गया है राजस्थान में। वहीं अगर हम देखें तो बिहार में एक्स सर्विसमैन को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। तो हर स्टेट में अलग अलग होता है, किसी स्टेट में दिया जाता है, किसी स्टेट में नहीं दिया जाता है। ये जो ग्रुप A का जो रिजर्वेशन है ये भी हर जगह नहीं दिया जाता। जैसे जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर खाली ग्रुप B सर्विसेज में ही रिजर्वेशन दिया जाता है एक्स सर्विसमैन को। तो ये भी अलग अलग जगह पर अलग अलग है। उसके बाद एक स्पोर्ट्स कोटा भी होता है, यानी कि खेल की उपलब्धियों के आधार पर भी आरक्षण दिया जाता है। उसके बाद में जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनके आश्रितों को भी कुछ राज्यों में आरक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि आरक्षण के अलग अलग प्रकार हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। कहीं सरकारी नौकरियों में या फिर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था होती है, और इवन कुछ राज्यों में तो जो प्राइवेट जो नौकरियां हैं उनमें भी आरक्षण की, हाल ही में आपने सुना होगा कि हरियाणा सरकार ने ऐसी कुछ व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया था। तो अब हम आगे चलते हैं। टाइप ऑफ रिजर्वेशन हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे देखो आरक्षण के मामले में ना 2 धड़े हमेशा रहते हैं। एक वो जो चाहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, और एक वो जो चाहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हम दोनों के ही बारे में बात करेंगे। हम पहले बात करेंगे कि जो आरक्षण के समर्थक हैं वो क्या तर्क देते हैं आरक्षण के बारे में, उनके अनुसार आरक्षण की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात है कि ये एक राजनीतिक आवश्यकता है। अब इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हैं, सकारात्मक रूप में भी और नकारात्मक रूप में भी। देखिए, नकारात्मक रूप से देखा जाए तो राजनीति जो है वो पूरी तरह से है आरक्षण का फ़ायदा उठाने के लिए होती है। कैसे? ये जो नेता लोग हैं वो आरक्षण के जो चूल्हा है उसके ऊपर क्या करते हैं, अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। तो नकारात्मक पक्ष तो इसका ये हो गया। और इसका सकारात्मक पक्ष ये है कि जो शासन है वहाँ पर सभी वर्गों को क्या दिया जाए, मौका दिया जाए। उस दृष्टि से देखा जाए तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था है या राजनीतिक आवश्यकता है। दूसरा क्या ये लोग तर्क देते हैं, दूसरा ये तर्क देते हैं कि सुविधाहीन लोगों के लिए ये लाभप्रद साबित हुई है।
आज अगर आप 1950 से लेकर के आज हम 2025 में खड़े हैं, आज अगर आप उठा करके देखते हैं तो आरक्षण की वजह से बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे समाजों का क्या हुआ है, अपलिफ्टमेंट हुआ है। यानी कि उनको वो बड़ी बड़ी नौकरियों में गए, उसके अलावा बहुत सारे नेता भी बने, बहुत सारे मंत्री भी बने, और आज भी बहुत सारे SC ST OBC के आप देख सकते हैं नेता हैं जो इवन कैबिनेट मिनिस्टर तक भी हैं। तो ये बात हो गई, यानी कि ये जो व्यवस्था की गई है ना, ये लाभप्रद है, यानी इसका फायदा मिला है। तीसरा क्या तर्क देते हैं ये लोग कि कम प्रतिनिधित्व समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का ये एक साधन है। यानी कि जिनको कम प्रतिनिधित्व मिला है शासन और प्रशासन में, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने का एक साधन है आरक्षण। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। उसके अलावा ये बोलते हैं कि वंचितों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए भी आरक्षण जरूरी है। समाज का जो वंचित वर्ग है उसके जो सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा, जब उसके हितों की रक्षा होगी, और उसके हितों की रक्षा का एक साधन क्या है, आरक्षण है। इसके अलावा आरक्षण से अगड़ों को कभी भी पीछे जाते नहीं पाए। ये कौन दे रहे हैं, जो आरक्षण के समर्थक हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि आरक्षण की व्यवस्था लागू करने से जो समाज के जो स्वर्ण जातियां हैं या जो अगड़े वर्ग हैं उनको कोई नुकसान हो ऐसा नहीं देखा गया है। ये किसका मानना है, आरक्षण के समर्थकों का ऐसा मानना है। तो ये भी एक वो तर्क देते हैं कि भाई आरक्षण से जो वंचित वर्ग है उनका फायदा निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन जो अगड़ा जो वर्ग है या जो सवर्ण जातियां हैं उनका इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगला ये क्या तर्क देते हैं कि अगड़ों के और अधिक अमीर बनने और पिछड़ों के और अधिक गरीब हो जाने की प्रक्रिया को इसने क्या किया है, धीमा किया है। किसने, आरक्षण ने। ये तर्क कौन दे रहे हैं, जो आरक्षण चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था बनी रहे। अब हम दूसरे पक्ष की बात करते हैं। दूसरा पक्ष कौन सा है, जो चाहता है कि आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, उनकी बात कर लेते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि ये बोल रहे हैं कि आरक्षण से प्रतिस्पर्धा घटती है, इससे आरक्षित वर्ग की उन्नति नहीं अवनति होती है। इस जो आरक्षण के विरोधी है उनका ये मानना है कि जो आरक्षित वर्ग का बच्चा है, मान लो कोई SC ST या OBC का बच्चा है, वो तैयारी नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको तो रिजर्वेशन मिल जाएगा और उसको तो आराम से नौकरी मिल जाएगी, इसलिए वो जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत नहीं करता है, और इससे क्या होता है, कंपटीशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये किसका तर्क है, जो आरक्षण नहीं चाहते उनका तर्क है। आरक्षण संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन है। ये बोलते हैं कि ये केवल और केवल क्या है, राजनीतिक रोटियां सेकने का एक चूल्हा मात्र है, जहाँ पर राजनीति में लोग आरक्षण के नाम पे क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वोट मांगते हैं। तो एक इनका ये इनका मतलब तर्क है। और तीसरा तर्क क्या है कि ये समानता के अधिकार के विपरीत है। आपको पता है जो हमारा जो संविधान है उसमें जो हमारे मूल अधिकार है उसमें अनुच्छेद जो 14 है वो क्या है, समानता का अधिकार की बात करता है, अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक। ठीक है, तो समानता के अधिकार की अवधारणा के ये क्या है, आरक्षण की जो व्यवस्था है वो विपरीत है। एक ये वो लोग तर्क देते हैं। अगला तर्क क्या देते हैं कि इसने भारतीय समाज को विखंडित करके रखा हुआ है। आप देखोगे कि बहुत सारी जातियों के बीच में वैमनस्य देखा जाता है, शत्रुता देखी जाती है, आपस में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं। इवन बहुत जगह हमने ये भी देखा है कि क्या हो गए, बहुत जगह विवाद हो गए, उसके बाद में वो हिंसक गतिविधियां भी जातीय आधार पर देखी जाती है बहुत सारे राज्यों में। इसका कारण क्या है, इसका कारण है आरक्षण। क्योंकि जिनको आरक्षण नहीं मिला हुआ है वो ये समझते हैं कि आरक्षण की वजह से हमें नौकरी नहीं मिली और इनको नौकरी मिल गई। वहीं दूसरी स्थिति क्या है कि जो जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनको ये लगता है कि हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और हमें आरक्षण मिलना ही मिलना चाहिए और ये हमारा मूलभूत अधिकार है। तो इस तरह से क्या होता है, हित आपस में टकराते हैं। और देखो, मैं ना आरक्षण के पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, लेकिन मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ कि किस तरह से एक जो धड़ा है वो ये चाहता है कि आरक्षण होना चाहिए और एक धड़ा जो है वो चाहता है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ें जो है कभी कभी क्या होता है, संघर्ष की स्थिति पैदा कर देती हैं। एक जो आरक्षण के विरोधी है वो ये तथ्य देते हैं कि अगड़ी जातियों के गरीब लोगों को सुविधा नहीं है और वास्तव में परंपरागत रूप से ब्राह्मण गरीब हुआ करते थे। एक आपने ये भी पॉइंट देखा।
इनका ये मानना है कि भाई पारंपरिक रूप से तो जो ब्राह्मण थे वो क्या हुआ करते थे, गरीब हुआ करते थे, इसलिए उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ब्राह्मण तो एक्चुअली जनरल कास्ट में आते हैं, तो उनको तो कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था है ही नहीं। हालांकि अभी जो 103वां संविधान संशोधन है उसके तहत 10% आरक्षण दिया गया है, जो SC ST OBC के अलावा जो कास्ट हैं उसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है 10%। तो अब ये पॉइंट तो कह सकते हैं कि भाई इसमें तो आरक्षण की व्यवस्था अब कर दी गई है। अगला पॉइंट है कि प्रतिभा पलायन में वृद्धि हुई है। अब जैसे कोई जनरल कास्ट का बच्चा है, वो शुरू से जब पढ़ाई कर रहा है तो वो ये प्रयास करेगा कि यार मैं सरकारी नौकरी की बजाय किस में जाऊं, प्राइवेट सेक्टर में जाऊं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मेरे लिए वहाँ पे नौकरी पकड़ना ईजी हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जनरली लोग जैसे हमारे देश से भी बाहर जाते हैं, है ना, नौकरी के लिए। आपको पता है अमेरिका में, कनाडा में, रशिया में बहुत सारी जगह हमारे देश के जो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं वो क्या है, बाहर वहाँ पे जाकर नौकरी कर रहे हैं। तो ये एक कारण है कि भाई आरक्षण की वजह से क्या होता है, प्रतिभाओं का क्या हो जाता है, पलायन हो जाता है। और एक पॉइंट है कि आर्थिक स्थिति देखकर आरक्षण देना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। इस पॉइंट से देखो मैं भी पर्सनली सहमत हूँ कि जो आरक्षण का आधार होता है ना, वो क्या होना चाहिए, आर्थिक रूप से उसका होना चाहिए। जन्म के आधार पर आपको आरक्षण नहीं देना चाहिए, जबकि वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करके आपको क्या देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। लेकिन इस पॉइंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हम किस तरह से निर्धारित करें कि कौन आर्थिक स्थिति से पिछड़ा है और कौन पिछड़ा नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब आरक्षण बांटने का टाइम आएगा ना, तो जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो भी आके ये बोल देंगे कि भाई हम तो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, बहुत सारी आपको पता है ब्लैक इकोनॉमी होती है, टैक्स चोरी होती है। तो इन सब चीज़ों को परफेक्टली लागू करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। तो ये बात हो गई। तो हमने दोनों पक्ष देखे कि आरक्षण चाहने वालों के क्या तर्क है और आरक्षण नहीं चाहने वालों के क्या तर्क है। अब हम आगे बात करते हैं। अब मैंने बीच में एक शब्द आया था क्रीमी लेयर का, आपको पता होगा, क्रीमी लेयर यानी कि मलाईदार परत। ये केवल और केवल किस में लागू है, जो OBC आरक्षण है उसमें लागू है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। शब्द क्रीमी लेयर को पहली बार केरल राज्य बनाम NM थॉमस मामले में 1975 में बनाया गया। ये जो शब्द है ये कब आया, एक मामला था केरल राज्य का, NM थॉमस बनाम केरल राज्य। जब एक न्यायाधीश ने क्या कहा कि आरक्षण के लाभ पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर से छीने जाएंगे। इस प्रकार कमजोरों में सबसे कमजोर और पूरे केक का उपभोग करने के लिए भाग्यशाली लेयर को छोड़कर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि OBC में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, आर्थिक रूप से संपन्न है, उनको क्या होगा, आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके तहत ये देखा जाएगा कि अगर कोई OBC का कोई है और वो ग्रुप A की सर्विस में है, तो उसके बच्चों को क्या होगा, OBC का आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किस में आ जाएंगे, क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। इसके बाद आया 1992, जिसके अंदर केस चला इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, और इस फैसले ने राज्य की शक्तियों की सीमा निर्धारित कर दी। इसने पहला पॉइंट तो क्या था, हम आगे भी देखेंगे, 50% कोटे को बरकरार रखा, सामाजिक पिछड़ेपन की अवधारणा पर ज़्यादा जोर दिया, और पिछड़ेपन के 11 संकेतक उन्होंने निर्धारित किए। और इन संकेतकों के आधार पर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई कौन क्रीमी लेयर होगा OBC का और कौन क्रीमी लेयर नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपको पता है कि 1993 में ये जो लागू किया था क्रीमी लेयर, तब 1 लाख रुपए इसकी रेंज थी, जिसको 2004 में बढ़ाकर कितना कर दिया, 2.5 लाख रुपए। 2008 में बढ़ाकर कितना कर दिया, 4.5 लाख रुपए। 2013 में इसको कितना कर दिया, 6 लाख रुपए। और अभी क्रीमी लेयर को कितना कर दिया गया है, 8 लाख रुपए। आपको पता है 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि क्रीमी लेयर बहिष्करण सिद्धांत SC और ST को बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार चाहे तो ये जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था है ये SC और ST में भी लागू की जा सकती है, ऐसा एक निर्णय आया। तो क्रीमी लेयर की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं कि संविधान में
भारत का जो संविधान है उसमें किस किस अनुच्छेद के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अनुच्छेद 15 में, सबसे पहले अनुच्छेद 15 की बात करें तो 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए, यानी जो महिलाओं और बच्चों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं आरक्षण के, वो किसके तहत किए गए? 15(3) में। उसके बाद 15(4) में जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। और इसके आधार पर क्या किया गया? शिक्षण संस्थानों में क्या आरक्षण दिया गया? SC ST OBC को आरक्षण दिया गया। किसके तहत? 15(4) में। उसके बाद अनुच्छेद 15 सब क्लोज 5 शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, इसमें क्या गया? निजी और सरकारी दोनों संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई, और अल्पसंख्यक जो संस्थान है उनको छोड़कर, यानी कि जैसे जो मदरसे वगैरह है वहाँ पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बाद 15(6) अनुच्छेद जो जोड़ा गया वो 103वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% शिक्षा में आरक्षण की बात की गई। उसके बाद आगे अनुच्छेद 16। ये जो अनुच्छेद 16 है ये सारे किसकी बात करते हैं? नौकरी में आरक्षण की बात करते हैं। किस में बात करते हैं? नौकरी में आरक्षण, अनुच्छेद 16। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 16(4) क्या बोलता है? पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण। और 16(4) के तहत OBC SC और ST को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। तो जितने भी SC ST OBC के लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है वो संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत दिया जाता है। उसके बाद 16(4)A जोड़ा गया 77वें संविधान संशोधन के द्वारा 1995 में। इसमें क्या बोला कि SC ST को जो है प्रमोशन में भी क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद में एक और क्लोज जोड़ा गया 16(4)B। इसके ये जोड़ा गया 2000 में जोड़ा गया 81वें संविधान संशोधन के तहत। इसके तहत क्या कहा गया? इसके तहत किया गया कि जो ये आरक्षित पद हैं SC ST के लिए जो रिजर्व किए गए प्रमोशन के, ये क्या होंगे? आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो ये बात की गई। उसके बाद 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 16(6) जोड़ा गया, और EWS को 10% आरक्षण दिया गया नौकरी में 2019 में। ये हो गई बात। अब आपको पता है अनुच्छेद 17 क्या करता है? अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाना चाहिए। ये अनटचेबिलिटी को क्या बताता है? अपराध बताता है। उसके बाद अनुच्छेद 46 जो हमारा DPSP है वो क्या कहता है कि कमज़ोर वर्ग के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को प्रयास करना चाहिए। SC ST और कमज़ोर वर्ग के शिक्षा और आर्थिक हितों की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। तो ये भी एक आधार है। आरक्षण का एक आधार कौन सा है? DPSP, यानी कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें जो अनुच्छेद 46 है वो भी आरक्षण का एक आधार है। फिर है आपको पता है अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333। तो आपको पता है 331 और 333 अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इसके तहत क्या किया जाता था? एंग्लो इंडियन, जो एंग्लो इंडियन होते थे, एंग्लो जो इंडियन होते थे उनके लिए क्या की जाती थी? विधानसभा और लोकसभा में क्या की जाती थी? सीटें क्या की जाती थी? रिजर्व की जाती थी एंग्लो इंडियन के लिए। आपको पता है एंग्लो इंडियन कौन होते थे? जो आज़ादी के समय, मतलब किसी की भी अगर माँ या बाप में से कोई एक अंग्रेज हो तो जो उनके बच्चे होते थे वो क्या होते थे? एंग्लो इंडियन होते थे। हालांकि इसको अभी क्या कर दिया गया है? 331 और 333 को क्या कर दिया गया है? फ्रीज कर दिया गया है। अब बात करते हैं 330 और 332 की। तो 330 के तहत लोकसभा में आरक्षण है, यानी कि SC और ST के लिए लोकसभा की सीटें क्या की जाएंगी? रिजर्व की जाएंगी। वहीं जो 332 है वो राज्य विधानसभाओं में क्या है? SC और ST की सीटों के आरक्षण की बात करता है। महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी। फिर एक है अनुच्छेद 335। ये बोलता है दक्षता व SC ST के हितों की बात करता है। यानी कि नौकरी में आपको दक्षता का तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन आपको आरक्षित वर्गों के हितों का भी संतुलन बनाए रखना है। इसीलिए जो SC ST होते हैं उनको जो क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह होते हैं उसमें क्या दी जाती है? कुछ विशेष छूट दी जाती है। तो इसका आधार कौन सा है? 335। उसके बाद अनुच्छेद 340 के तहत क्या बनाया गया? पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया,
जिसके तहत अभी आपको पता है NCBC जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है, तो इसकी स्थापना कब की गई? अनुच्छेद 340 के तहत। फिर 341 बोलता है कि जो SC की सूची है वो राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित की जाएगी। और 342 के अनुसार ST की जो सूची है, यानी कि उस SC की सूची में कौन कौन सी जातियाँ आएंगी और ST की सूची में कौन कौन सी जातियाँ आएंगी, ये इसका जो फाइनल जो अधिसूचना जो अधिसूचित कौन करता है? जो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद में आपको मैंने बताया 73वां और 74वां संविधान संशोधन। इसके तहत पंचायत व नगर निकायों में SC ST और महिलाओं को क्या दिया गया है? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए कितनी % सीटें आरक्षित की गई थी? 33%, और कुछ राज्यों ने इसको 50% भी किया था। इस तरह से 77वां संविधान संशोधन हमने बात कर लिया, 81वां हमने बात कर लिया। 85वां संविधान संशोधन, इसने भी क्या बोला? प्रमोशन में जो वरिष्ठता की बात की। उसके बाद आपको पता है 102वें के तहत जो संवैधानिक दर्जा दिया गया OBC आयोग को, और 103वें के तहत क्या किया गया? EWS को क्या दिया गया? 10% आरक्षण दिया गया। तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधान थे जो किससे जुड़े हुए थे? आरक्षण से जुड़े हुए थे। अब हम आते हैं मुद्दे पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंदिरा साहनी जो केस था 1992 में, उसने क्या क्या मेन चीज़ें देख लेते हैं। उन्होंने आरक्षण की सीमा 50% तय कर दी कि कोई भी स्थिति में जो है आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद उसने क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू कर दिया। उसके अलावा अनुच्छेद 16(4) के तहत वैधता, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत क्या माना जाएगा? वैध माना जाएगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण को अस्वीकार किया। देखो मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ने केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। उस समय जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसको किसने रिजेक्ट कर दिया था? इसने इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद क्लासिफिकेशन की अनुमति। आजकल आपको पता है जो उप विभाजन है जातियों का, यानी पिछड़ों में भी और पिछड़े, मोर बैकवर्ड, इनकी जो बात करते हैं, इसकी भी व्यवस्था किसके अंदर की गई थी? इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने की थी। और सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन मुख्य आधार होता है। आरक्षण का निर्धारण केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर होगा, न कि आर्थिक स्थिति पर। यह बात कब कही गई थी? इंदिरा साहनी केस में कही गई थी। हालांकि जब अभी जैसे 103वां संविधान संशोधन लागू हुआ उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि भाई जो EWS का आरक्षण है वो वैध है, ये गलत नहीं है। स्थानीय निकायों में आरक्षण, यह फैसला मुख्य रूप से नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण संबंधित था, और इसमें इसका कोई पर्सन यानी इन्होंने इस स्थानीय निकायों के आरक्षण के ऊपर कुछ भी कहने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो ये था इंदिरा साहनी केस। अब बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में निर्णय दिया है उसके बारे में। थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चाहे आप SC ST OBC से हो या आप जर्नल से हो, ये पॉइंट आपसे जुड़ा हुआ है। मामला क्या था? मामला ये था कि कुछ उम्मीदवारों ने आरक्षित श्रेणी के तहत आयु या अन्य छूट, जैसे कि भौतिक माप हो गया, फीस हो गया, या कुछ और चीज़ें हो गई, उनका क्या ले लिया? लाभ लिया था। ठीक है, कोई भी एक बच्चा है, मान लो हम उदाहरण ले लेते हैं कि एक मोहन नाम का बच्चा है, वो एक आरक्षित वर्ग से आता है, मान लो SC ST या OBC से, और उसके वजह से उसने क्या आरक्षित श्रेणी का क्या ले लिया? उसने जैसे कि 32 साल एज है, आपको पता है UPSC के लिए मैक्सिमम जर्नल कैंडिडेट के लिए, लेकिन OBC कैंडिडेट के लिए कितनी है? 3 साल की छूट है। तो मान लो कि मोहन 33 साल का था। कितने साल का था? 33 साल का था। तो उसने क्या ले ली? उसने ले लिया एज रिलैक्सेशन ले लिया। तो अब क्या बोल रहे हैं कोर्ट? और बाद में क्या हुआ? जो मोहन है उसके नंबर आ गए जर्नल कैंडिडेट से भी 20-30 नंबर ज़्यादा। तो अब वो जर्नल वाले कैंडिडेट की सीट पे जा सकता है या नहीं जा सकता है, बस मामला यही था। और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या किया है? अपना स्टैंड क्लियर किया है। तो उम्मीदवारों ने बाद में दावा किया कि भाई उनके कट ऑफ से जर्नल कट ऑफ से ज़्यादा है मार्क्स, तो उनको जर्नल की सीटों पर नियुक्ति दी जाए। ये एक मामला था जो 2009 से चला आ रहा था। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया, उसके बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉन्ट्राडिक्टरी निर्णय दे दिया, यानी उसका विपरीत निर्णय दिया।
और तब से ये मामला क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली चला आ रहा था, और अब जा कर के 2025 में ये मामला क्या हुआ है, क्लियर हुआ है। यानी कि ये जो मामला है ये नया नहीं है, काफ़ी पुराना मामला है इस तरह का, और लेकिन निर्णय उस पर कब आया है, 2025 सितंबर में। आगे बात करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली, ये मान लो कि यही निर्णय है। पहला पॉइंट क्या है कि माइग्रेशन, पहले तो आप माइग्रेशन समझ लो। माइग्रेशन ये है कि जैसे ये कोई रिजर्व कैटेगरी है और ये एक अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, तो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकता है या नहीं जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, या समझ लो कानूनी भाषा में, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन तभी संभव है यदि भर्ती नियमों में कोई इम्बार्गो न हो, यानी कि कोई प्रतिबंध नहीं हो। यानी कि जब नोटिफिकेशन आया था उस नौकरी के लिए, उसमें ये जो चीज़ थी, ये जो प्रतिबंध था, उसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया था। उस कंडीशन में क्या हो सकता है, माइग्रेशन संभव है यदि नियमों और अधिसूचना में यह साफ लिखा हो कि कोई आरक्षित उम्मीदवार जो कि छूट का लाभ ले चुका है वह जनरल सीटों के लिए आवेदन नहीं कर सकता। अगर ऐसा लिखा हुआ है कहाँ पे, नोटिफिकेशन में, तो क्या हो नहीं होगा, माइग्रेशन नहीं होगा। समझता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि माइग्रेशन कब होगा और कब नहीं होगा। साफ साफ अगर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि माइग्रेशन नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर मेंशन नहीं है तो माइग्रेशन हो सकता है। यदि कोई प्रतिबंध, कोई एम्बार्गो न हो और उम्मीदवार जर्नल कट ऑफ से ऊपर अंक ले आता है, तब माइग्रेशन क्या है, संभव है। ठीक है, तो आप इस बात को समझे या नहीं समझे। इसका मतलब ये है कि कोई भी भर्ती का जब नोटिफिकेशन आया और उसमें एग्जैक्टली अगर ये लिख दिया कि भाई जर्नल कैंडिडेट के बराबर अगर या उससे ज़्यादा नंबर लाते हो और आपने आरक्षित वर्ग की छूट का लाभ लिया है, तो आप उनकी सीट पर नहीं जा सकते, ये लिखना पड़ेगा किसमें, नोटिफिकेशन में, तभी आप उसको माइग्रेशन से रोक सकते हैं। अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो माइग्रेशन होगा, यानी कि वो जर्नल की सीट पे जा सकता है। अगली बात, उदाहरण के तौर पर अभी देखो आप, एक देखो ये स्टैंडिंग ऑर्डर 85 2009, ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था 2009 में। यह प्रावधान है कि उन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को जो आयु की, शारीरिक माप की, लिखित परीक्षा में कट ऑफ या योग्यता मापदंडों में कुछ छूट ले चुके हैं, वो अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों के लिए मान्य नहीं होंगे, यानी कि वो उनके ऊपर नहीं जा सकेंगे। ये कौन बोलता है, स्टैंडिंग ऑर्डर 85 बोलता है 2009 में सुप्रीम कोर्ट का। अब देखो आप 2010 में एक और निर्णय आता है, उसके बारे में बात करेंगे। जितेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ये क्या कब का मामला है, 2010 का। इसमें यह है कि हर मामले में यह लागू नहीं होगा, खासकर जब भर्ती नियमों में स्पष्ट प्रतिबंध ना हो। यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि माइग्रेशन संभव है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 2009 में कि माइग्रेशन संभव नहीं है, और विवाद की स्थिति पैदा हो गई। तो आप समझ रहे हो, अभी जो बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्या बोल रहा है कि भाई इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। जो 2010 का मामला है ना, इसको इस आधार पे क्लियर किया है कि ये जो फैसला है जो हमने दिया था कि माइग्रेशन संभव है, ये फैसला हर मामले में लागू नहीं होगा, है ना। खास करके अगर नियमों में स्पष्ट प्रतिबंध हो, यानी कि नोटिफिकेशन में अगर मेंशन हो, तो ये लागू नहीं होगा। समझ गए बात आप। अब हम इसकी भी बात करेंगे, जो स्टैंडिंग ऑर्डर 85 था ये क्या कहता था। पहले हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं कि जितेंद्र सिंह का मामला क्या कह रहा था, जितेंद्र कुमार सिंह का, और जो हमारा जो स्टैंडिंग ऑर्डर 85 है वो क्या कह रहा था, तब आपको पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी। देखो उत्तर प्रदेश पुलिस में ये मामला क्या था, पहले आप ये देखो। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने आयु और आवेदन शुल्क में छूट का लाभ लिया। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फीस, मान लो कोई भी फॉर्म भरने के लिए, जर्नल के लिए मान लो फीस है 200 रुपये,
और अदर जो है उनके लिए है 100 रुपये। तो आप एक बात बताओ कि केवल 100 रुपये के लिए, यानी कि अगर उस कैंडिडेट ने यहाँ पे 100 रुपये कम जमा कराए उसकी वजह से, और ये मान लेना कि उसने जो है लाभ उठाया है इस चीज़ का और वो एलिजिबल नहीं है, तो ये बात थोड़ी सी, हाँ आयु वर्ग में छूट ली है, आयु में छूट ली है। मान लो कि 33 साल का ओबीसी का बच्चा है, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि उसने छूट ली है और उसको केवल आरक्षित सीट पर ही वो होना चाहिए, उसको जनरल की सीट नहीं मिलनी चाहिए। ये बात क्या है, वाजिब है। लेकिन आप बताइए, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या ये बात वाजिब है कि 100 रुपये फीस कम लेकर के आपने ओबीसी के एक कैंडिडेट से, उसकी एज 22 साल है लेकिन उसने फीस कितनी कम दे दी, 100 रुपये कम दे दी, और इस आधार पे आप उसको बोल रहे हो कि तुम जनरल की सीट पे नहीं जा सकते। तो आपके हिसाब से ये सही है या नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पहली बात। दूसरी बात और क्या था, बाद में उन्होंने जनरल श्रेणी की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त कर लिए। मामला ये था, सवाल उठा कि उनको जनरल सीटों पे नियुक्ति मिल सकती है या नहीं, तो कोर्ट ने निर्णय दिया। अब देखो कोर्ट का निर्णय, आप ध्यान से पढ़ो कि आरक्षण का उद्देश्य अवसर देना है, रोकना नहीं है, पहली बात। अब आप एक चीज़ और समझो, ये भी, हालांकि मुझे लगता है कि काफ़ी विद्वान लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता होगी ये बात तो, कि कुछ सीट जैसे जर्नल जो होता है ना, जर्नल सामान्य, सामान्य कोई अलग से कैटेगरी नहीं होती है, जर्नल कोई कैटेगरी नहीं है अलग से। जर्नल मतलब होता है कि अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि वो जो कैटेगरी वो सभी के लिए खुली है। जैसे ओबीसी हो गया, उसमें केवल ओबीसी के कैंडिडेट जा सकते हैं। एससी एसटी मतलब एससी एसटी के कैंडिडेट जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस मतलब ईडब्ल्यूएस के ही कैंडिडेट जा सकते हैं। लेकिन जो बचा हुआ पोर्शन है, यानी कि जो अनरिजर्व्ड है, जिसको जनरल कैटेगरी बोलते हैं हम, वो एक्चुअल में किसी की अलग से रिजर्व नहीं है, वो सभी के लिए खुली है, बशर्ते कि आपने एसटी एससी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस होने का कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। अब ये फ़ायदा केवल फीस होना, ये मैं इसको वाजिब नहीं मानता। हाँ, और चीज़ों में आपने छूट ले ली, एज रिलैक्सेशन ले लिया या और चीज़ों में छूट ले ली, तो वो एक वैलिड रीज़न हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की। तो पहले तो उन्होंने बोल दिया कि भाई आरक्षण का उद्देश्य अवसर देना है, ना कि रोकना। तो यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अनारक्षित सीट पर मेरिट से चयनित होता है तो उसको जनरल कैटेगरी की सीट पर ही गिना जाएगा। दूसरा, छोटे लाभ, देखो ये जो निर्णय है ये 2010 में आया है। छोटे लाभ जैसे कि आवेदन शुल्क में छूट या आयु सीमा में छूट लेने से उम्मीदवार की योग्यता प्रभावित नहीं होती। ऐसा किसने बोला? ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला। कब बोला? 2010 में जितेंद्र सिंह के मामले में बोला। उसके बाद और क्या बोला कि आरक्षण का लाभ लेने का मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार हमेशा आरक्षित सीट पर ही बैठेगा। अगर उसकी मेरिट ज़्यादा है तो वो जनरल सीट पर जाएगा। ये किसका निर्णय था? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। इससे आरक्षित वर्ग की सीटें खाली रहती है और अन्य योग्य आरक्षित उम्मीदवारों को भी मौका मिलता है। यानी इस केस का मूल प्रावधान ये था कि यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार केवल फॉर्म भरने में या आयु छूट का लाभ ले और उसकी मेरिट जनरल कट ऑफ से ऊपर हो तो वो जनरल सीट पर समायोजित किया जा सकता है। ये कब का निर्णय था? 2010 का। और अब इस पे क्लैरिफिकेशन कब आया? 2025 में। अभी आज की स्थिति क्या है कि अगर, पहली बात तो नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि नोटिफिकेशन में ये बात लिखी होनी चाहिए कि इस तरह से जनरल की सीट पे नहीं जाएगा कोई भी कैंडिडेट जिसने कोई फ़ायदा उठाया है रिजर्व कैटेगरी का। ये लिखी हुई होनी चाहिए। यही बोलता है 2025 का फैसला। अब हम देख लेते हैं कि जो ये, अब हम तुलना कर लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपकी। मैं चाहता हूं कि ये चीज़ आप समझें कि 2025 का जो निर्णय आया है उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम दोनों की तुलना कर रहे हैं, जितेंद्र सिंह के मामले की और जो सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसकी। पहली बात तो मामला ये क्या था कि यूपी पुलिस भर्ती, आरक्षित वर्ग ने आयु या फीस छूट ली, फिर जनरल कैटेगरी से ऊपर अंक लाए। अभी इन्होंने क्या बोल दिया कि रिजर्व टू जनरल जो माइग्रेशन है उसमें इन्होंने क्या बोल दिया कि जो ऑर्डर नंबर 85
स्टैंडिंग ऑर्डर 85 ऑफ 2009 लागू होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मुख्य प्रश्न क्या है, क्या आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जिसने आयु या फीस में छूट लिए जनरल सीट पर जा सकता है। यहाँ पे मुख्य प्रश्न क्या है कि क्या आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जिसने कोई भी रिलैक्सेशन लिया है आयु में, शारीरिक माप में या कट ऑफ में, तो वो जनरल सीट पर जा सकता है। ये सवाल यहाँ पर है। सवाल समझ में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब क्या दिया है, 2010 में जवाब दिया कि हाँ, यदि मेरिट से जनरल कट ऑफ पार कर लेता है तो वो जनरल सीट पर जा सकता है। और यहाँ निर्णय दे दिया कि जनरल सीट पर SC ST OBC का कैंडिडेट नहीं जा सकता। कब नहीं जा सकता, अगर भर्ती नियमों में साफ साफ लिखा है कि रिलैक्सेशन लेने वाले को जनरल सीट पर एलिजिबल नहीं होगा। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन में अगर मेंशन है तो ये निर्णय आया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पूरे निर्णय में है वो यही है कि नहीं जा सकता है। कब नहीं जा सकता है, अगर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तर्क क्या है, जब 2010 में निर्णय दिया तब तर्क ये था कि आरक्षण अवसर देने का साधन है, बाधा नहीं। मेरिट से जो ऊपर होगा वो जनरल की सीट ले सकता है, क्योंकि जनरल कोई कैटेगरी नहीं है, ये एक ओपन कैटेगरी है। अब 2025 में क्या बोला गया है कि भर्ती नियम ही सर्वोपरि है, यानी कि भर्ती के जो नियम है वो सबसे ऊपर है। यदि नियम में एम्बार्गो है तो रिलैक्सेशन लेने वाला रिजर्व कैंडिडेट जनरल कोटा में नहीं जा सकता। एम्बार्गो मतलब कि उस पर रोक है कि आप, अगर आपने फ़ायदा लिया है आप नहीं जा सकते, ऐसा मेंशन्ड है तो आप नहीं जा सकते। यानी कि जो भर्ती के नियम है वो ही सर्वोपरि है। अब रिजल्ट क्या हो गया कि रिजर्व कैंडिडेट जनरल सीट पर भी जा सकते हैं, भले ही आयु या फीस में छूट ली हो। ये कब का निर्णय था, 2010 का। 2025 क्या बोलता है कि रिजर्व कैंडिडेट जनरल सीट पर तभी जा सकते हैं जब किसी विशेष छूट या रिलैक्सेशन का लाभ न लिया हो और भर्ती नियमों में रोक ना लगाई हो। अब आप समझ गए इस चीज़ को। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा कि रिजर्व सीटें उन्हीं के लिए रहेंगी जिन्होंने रिलैक्सेशन लिया है। जनरल केवल बिना छूट वाले कैंडिडेट के लिए हो जाएगा। यानी कि अगर आपने, हालांकि इसमें कुछ अभी सुधार की गुंजाइश है। वो गुंजाइश ये है कि फीस को आधार नहीं बनाना चाहिए जो आप फीस पे कर रहे हैं, क्योंकि 100-200 रुपये अगर आप इसको आधार बनाएंगे तो ये उचित चीज़ नहीं है। उसके अलावा जितना भी है, जैसे किसी ने एज रिलैक्सेशन लिया है या और कोई जो भी, जैसे मान लो कि कई जगह कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें OBC SC ST को छूट होती है। अगर मान लो कि एक SC का कैंडिडेट है, पुलिस में भर्ती होने जा रहा है और उसने 5 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कम है जितनी मिनिमम हाइट चाहिए, और उसने 5 सेंटीमीटर कम हाइट होने के बावजूद SC का कैंडिडेट होने की वजह से उसको मौका मिला है, तो वो जो बंदा है वो SC कैटेगरी तक ही सीमित रहना चाहिए, उसको जनरल की सीट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये एक कायदे वाली बात है। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो बीच में एक हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर 85 था 2009 का, ये क्या बोल रहा था। अभी आपको पता है सितंबर 2025 में इस स्टैंडिंग ऑर्डर को क्या माना है, सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है और कहा है कि यही जो नियम है ना, यही फाइनल है। अब देखो इसके अंदर क्या कहा गया था, रिलैक्सेशन लेने वाला उम्मीदवार जनरल सीट पर एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, यदि कोई SC ST OBC उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा या शारीरिक मापदंड या लिखित परीक्षा में कट ऑफ या क्वालिफाइंग मार्क में छूट लेता है तो उसको जनरल कोटे की रिक्तियों पर मौका नहीं मिलेगा। देखो सही बात है और वाजिब बात भी है। तो 2009 का जो निर्णय था ना वो सही था और वाजिब भी था। बस सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और ऐड कर दी है कि भाई आपको अब ये चीज़ क्या करनी पड़ेगी, नोटिफिकेशन में मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपने नोटिफिकेशन में नहीं लिखी ये चीज़ और कल को कोई केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट नोटिफिकेशन देखेगा, उसमें लिखी हुई नहीं है ये बात जो आप कह रहे हो कि भाई रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, रिलैक्सेशन दिया जा सकता है भले ही उन्होंने लाभ ले लिया हो। अगली बात, जर्नल में जाने का रास्ता सिर्फ बिना रिलैक्सेशन के है। समझ में आ गई, क्लियर बात है कि भाई आपको अगर जनरल सीट पे जाना है तो सीधी सी बात है आपने कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए।
केवल वही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जनरल सीटों पर चयनित हो सकते हैं जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं लिया है और जनरल की कट ऑफ से ऊपर नंबर लेकर। ये तो वाजिब सी बात है कि जनरल की कट ऑफ उन्होंने क्लियर की है तब जनरल में जा सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने कोई फायदा नहीं लिया हो। अगला पॉइंट है कि जो रिजर्व कोटा, इससे क्या होता है, सुरक्षित रहता है। इस आदेश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जो आरक्षित वर्ग के वास्तविक रूप से जो ज़रूरतमंद उम्मीदवार हैं, ये उन्हीं को फ़ायदा इसका मिले। तो ये बात थी स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 85 2009 जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। अब इतनी कहानी हमने देखी, अब इसको साधारण शब्दों में समझ लें कि आरक्षित वर्ग का कोई कैंडिडेट है, उसके आगे सवाल आएगा कि क्या रिलैक्सेशन लिया है। पहली बात, यस और नो, रिलैक्सेशन उसने कोई लिया है, यस या नो। मान लो कि उसने अगर रिलैक्सेशन नहीं लिया, कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया, तब तो वो सीधा किस में जा सकता है, जनरल सीट पर जा सकता है। लेकिन अगर रिलैक्सेशन लिया है तब फिर दूसरा सवाल खड़ा होगा कि भर्ती नियमों में ये चीज़ लिखी हुई है, यस या नो। अगर नहीं लिखी हुई है तो जनरल कोटा में जा सकता है, और अगर हाँ लिखी हुई है तो जनरल कोटा में नहीं जा सकता। आपको ये बात समझ में आ गई? सीधी सी पहली बात, रिलैक्सेशन लिया है, हाँ लिया है। क्या ये बात मेंशन्ड है भर्ती नोटिफिकेशन में? हाँ मेंशन है। मेंशन है तो आप नहीं जा सकते, अगर मेंशन नहीं है तो आप जा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या हो गई कि जो भी अगर भर्ती का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा मामला। तो अब हम बात करते हैं कि इस पूरे मामले का प्लस आरक्षण की जो भी हमने शुरुआत में बात की, उसका निष्कर्ष क्या है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समान अवसर पैदा करना है। आरक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय की स्थापना करना, यानी कि जो जिस चीज़ के लिए एलिजिबल है ना, वो उसको मिलनी चाहिए। तो यही होता है सामाजिक न्याय। सुप्रीम कोर्ट का जो ताज़ा निर्णय वही दिखाता है कि आरक्षण की नीतियाँ समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। आप देखो 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और उसमें क्या बोला कि आप नहीं जा सकते जनरल की सीट पे। 2010 में निर्णय दिया कि जा सकते हैं। उसके बाद में 2025 में उसको क्लियर किया। यानी कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को क्या करते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं। उसके बाद आने वाले समय में, जैसे अभी आपको पता है सब कोटा जो है, यानी कि एससी के अंदर भी जैसे उप विभाजन हो गया, एसटी में उप विभाजन हो गया, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का मामला हो गया या क्रीमी लेयर का मामला हो गया, इन पर भी आगे फ्यूचर में, भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके अंदर आगे निर्णय आएंगे, जिसके बारे में बाद में हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये थी आरक्षण के बारे में कुछ छोटी सी चर्चा। आशा करता हूँ कि मैं आपको जो समझाना चाहता था या जो डिलीवर करना चाहता था वो कर पाया हूँगा, और अगर कुछ गलतियाँ हो गई हो तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कोई चीज़, मान लो हो सकता है, क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला है ना। बाकी मेरा उद्देश्य यही था कि आपको पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उससे अवगत कराया जाए। दूसरा, हम ये देखें कि आरक्षण के जो पक्ष में लोग हैं या विपक्ष में लोग हैं उनका क्या कहना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और जुड़े रहिए गुरुजी 4.0 के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।